प्रस्तावना देखिए आपको इथिक्स एथिक्स जिसे बोलते हैं आईएएस मुख्य परीक्षा के पेपर 4 होगा। समान अध्ययन, नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। अब इसमें आपको सबसे पहले इसके प्रस्तावना में कुछ बातों को देख लेते हैं, क्या कुछ खास अपना है। यूपीएससी ने सिविल सम्मुख परीक्षा के पाठ्यक्रम वर्ष 2023 में आमूल परिवर्तन किया। इस परिवर्तन क्रम में 250 अंकों का एक नया पेपर नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा तथा अभिक्षमता को सम्मिलित किया। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया जो सार्वजनिक जीवन में अभ्यर्थियों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति अभ्यर्थी का अभिव्यक्ति तथा उनके दृष्टिकोण एवं समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के प्रश्न पत्र में किसी मामले का अध्ययन केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। एक प्रशासक के रूप में किसी व्यक्ति को कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वह परिस्थिति नीति शास्त्र दुविधा वाली भी हो सकती है या फिर ऐसी भी हो सकती है जहाँ उसकी सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी दांव पर लगी हो। उस परिस्थिति से निकलने के लिए उसे निर्णय लेने होते हैं। चूंकि एक प्रशासक द्वारा लिया गया निर्णय मानव कार्रवाई की श्रेणी में आता है, अतः उसके अच्छे बुरे परिणाम के लिए जवाबदेही उस प्रशासक पर ही होती है। निर्णय भले ही व्यक्तिगत स्तर पर लिए गए होते हैं, पर उसके परिणाम से समुदाय या समाज प्रभावित होता है। ऐसे में एक प्रशासक जो निर्णय लेता है उसके कई आधार स्रोत हैं। सैद्धांतिक, देखिए यहाँ पर सैद्धांतिक व्यवहार, देखिए सैद्धांतिक व्यावहारिक तथा पारंपरिक इन सभी स्रोतों के मूल में नीति शास्त्र एवं नैतिकता होती है। लेकिन नीति शास्त्र एवं नैतिकता परख होना ही काफ़ी नहीं है। नीति शास्त्र एवं नैतिकता के साथ साथ मानवीय मूल्यों का विकास भी जरूरी है। यदि आंतरिक स्तर पर उस व्यक्ति में मानवीय मूल्यों का विकास हुआ है जिसका प्रारंभ बचपन में परिवार से होता है, तब उसकी कार्रवाई स्वैच्छिक, सहज, आत्मनिष्ठ होगी और स्वाभाविक रूप से ऐसी कार्रवाई मानवीय स्वरूप वाली और भलाई से युक्त तथा प्रभावी होगी। यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उपरोक्त कारण से सामान्य अध्ययन के चतुर्थ प्रश्न पत्र में नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि को शामिल किया गया। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं। इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हल करने के मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र एवं लोक प्रशासन का ज्ञान भी अपेक्षित है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 प्रश्न पर विचार करें तो हम पाते हैं कि इसके सभी प्रश्न अनिवार्य थे। साथ ही 125 अंकों के 6 केस स्टडी भी शामिल की गई थी। स्पष्ट है कि इस प्रश्न पत्र को प्रश्नों को हल करने की विस्तृत, गहन, संपूर्ण एवं व्यावहारिक ज्ञान की जरूरत है। प्रमुख शब्दावली का जहाँ वस्तुनिष्ठता की जांच करता है वहीं प्रमुख विचारकों की सूक्तियाँ विश्लेषण क्षमता की भी जांच करता है। प्रमुख शब्दावलियों का अर्थ जहाँ वस्तुनिष्ठता का जांच करता वहीं प्रमुख विचारकों की सूक्तियाँ विश्लेषण क्षमता की भी जांच करता है। अब आपको इसमें देखिए, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश है। अध्ययन की सुविधा हेतु प्रत्येक यूनिट का कई अध्यायों में विभाजन है। केस स्टडी की अलग से यूनिट है। प्रमुख विचारकों की सूक्तियों का स्थान ये सब आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर नीति शास्त्र एवं मानवीय, यहाँ पर देखिए आपको अगला नीति शास्त्र एवं मानवीय संबंध, देखिए एक इकाई नीति शास्त्र मानवीय संबंध क्या, इस इकाई को 5 अध्यायों में बांटकर विश्लेषित किया गया। इसमें नीति शास्त्र संबंधित विभिन्न पहलुओं की विस्तृत व्याख्या की गई है। साथ ही मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों तथा प्रशासकों के जीवन और उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका से संबंधित पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया है। अब देखिए अभिवृत्ति, देखिए 3 अध्यायों में विभाजित इस इकाई में अभिवृत्ति संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गई। संरचना, वित्तीय विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक एवं राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा इत्यादि का विस्तृत विश्लेषण इस इकाई में किया गया है।
अभिक्षमता देखिए, अभिक्षमता का बुनियादी मूल्य, अभिक्षमता का बुनियादी मूल्य देखिए, इस इकाई को 2 अध्यायों में विभाजित किया गया। इस इकाई को 2 अध्यायों में आपको विभाजित किया गया है। इस इकाई को 2 अध्यायों में विभाजित किया गया। पहले अध्याय में अभिक्षमता के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत व्याख्या की गई। दूसरे अध्याय में सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों जैसे सत्यनिष्ठा, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना आदि की सूक्ष्मता में स्पष्ट व्याख्या की गई है। अब की भावनात्मक समझ, यहाँ देखिए 2 अध्यायों में भावनात्मक समझ जो है आपका 2 अध्याय में विभाजित इस इकाई में भावनात्मक समझ के विभिन्न पहलुओं जैसे अर्थ विशेषता, अवधारणा, प्रशासन एवं प्रशासन व्यवस्था में उनके उपयोग एवं प्रयोग को सम्मिलित किया गया है। भावनात्मक समझ देखिए, यहाँ पर भावनात्मक समझ में क्या 2 अध्याय, भावनात्मक समझ 2 अध्यायों में विभाजित इस इकाई में भावनात्मक समझ के विभिन्न पहलू जैसे अर्थ, विशेषता, अवधारणा, प्रशासन एवं शासन व्यवस्था में उनके उपयोग एवं प्रयोग को सम्मिलित किया गया। और कि भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक एवं दार्शनिक, इस इकाई को 3 अध्यायों में विभाजित किया गया। प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में क्रमशः भारत एवं विश्व के विचारकों एवं दार्शनिकों के योगदान की चर्चा की गई है। वैसे तो देखिए, वैसे तो विचारकों एवं दार्शनिकों की संख्या अत्यधिक है, लेकिन इस इकाई में वैसे विचारकों एवं दार्शनिकों को सम्मिलित किया गया है जिनके नैतिक विचार एक उदाहरण के रूप में है। तृतीय अध्याय में नैतिकता, तृतीय अध्याय को नैतिकता एवं धर्म के बीच संबंधों को स्पष्ट किया गया है। अब आपको अगला यहाँ देखिए, लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र। 4 अध्याय में विभाजित इस इकाई में लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र की स्थिति एवं इससे संबंधित समस्याओं के साथ साथ सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंता एवं दुविधाओं को शामिल किया गया। नैतिक मार्गदर्शन देखिए, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत एवं उनके बीच के संबंधों की विस्तृत व्याख्या की गई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था में नैतिकता संबंधी मुद्दों की विस्तृत व्याख्या की गई है। अब कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी, इस इकाई में ईमानदारी से संबंधित विभिन्न पहलुओं, सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न आयामों की विस्तृत व्याख्या की गई है। 6 अध्यायों में विभाजित इस इकाई में ईमानदारी लाने एवं भ्रष्टाचार हटाने के वर्तमान प्रयासों को भी शामिल किया गया है। अब के केस स्टडी, इस इकाई में संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक एवं आम जन जीवन से संबंधित घटनाओं एवं अनुभवों को केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया। यद्यपि इस पुस्तक में अभ्यर्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर देखिए आगे, ये विषय सूची है। विषय सूची आपको काफ़ी लंबा है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर चलते हैं। आपको पहला अध्याय आपके यहाँ पर क्या है, नीति शास्त्र एवं मानवीय संबंध। नीति शास्त्र एवं मानवीय संबंध पहला अध्याय आपके यहाँ पर है। नीति शास्त्र एवं मानवीय, आपके यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपको है, तो पहले आपको नीति शास्त्र एवं मानवीय संबंध रखेंगे। नीति शास्त्र एवं मानवीय संबंध में जो आपके यहाँ पर चलेंगे, तो इसमें आपको नीति शास्त्र, आपको देखिए नीति शास्त्र एवं नैतिकता। नीति शास्त्र आपको पहला अध्याय आपको है नीति शास्त्र एवं नैतिकता। नीति शास्त्र एवं नैतिकता है। फिर आपको नीति शास्त्र एवं मानवीय संबंधों के जो खंड है उसके अंतर्गत आपको पहला अध्याय नीति शास्त्र एवं नैतिकता है। अब इसको देखिए, व्यक्ति अपने जीवन में जो कर्म करता है वह देखिए वे सही है या गलत, शुभ है या अशुभ, इसका मूल्यांकन करने के जो विज्ञान मापदंड प्रस्तुत करता है उसे नीति शास्त्र कहते हैं। यह जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने में होती है। नीति शास्त्र का आधार नैतिकता होती है। जो समाज स्वीकृत कुछ नियमों एवं मूल्यों का संकलन होती है। नैतिकता को कुछ लोग वस्तुनिष्ठ तो कुछ लोग व्यक्तिनिष्ठ मानते हैं। नैतिकता को कुछ लोग वस्तुनिष्ठ तो कुछ लोग व्यक्तिनिष्ठ मानते हैं। कुछ लोग उसका निर्धारण परिणाम के आधार पर करते हैं, तो कुछ अनकर्तव्य के आधार कुछ अनकर्तव्य भावना के आधार पर, कर्तव्य भावना के आधार पर। एथिक्स कहते हैं। एथिक्स आपको ग्रीक शब्द, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं।
यहाँ पे देखिए नीति शास्त्र को अंग्रेजी में एथिक्स ETHICS एथिक्स कहते हैं। एथिक्स ग्रीक शब्द एथिक्स आपको ग्रीक शब्द एथिक्स ग्रीक शब्द एथिका ATHIC एथिका से निकला है, जिसका अर्थ रीति प्रचलन आदत आदि है। इसे नीति विज्ञान साइंस ऑफ मोरलिटी भी कहा जाता है। नीति शास्त्र एक ऐसा आदर्शवादी नॉर्मेटिव NORMATIV नॉर्मेटिव विज्ञान है जो मानव आचरण का मूल्यांकन करता है। रीति रिवाज एवं आदतें व्यक्ति के अभ्यासजन आचरण है। रीति रिवाज एवं आदतें व्यक्ति के अभ्यासजन आचरण है जो समष्टि द्वारा स्वीकृत समाज के स्थिर अंग हो गए। आचरण के अंतर्गत मनुष्य की केवल ऐच्छिक क्रियाएं आती है। आचरण के अंतर्गत मनुष्य की केवल ऐच्छिक क्रियाएं आती है। उन्हीं क्रियाओं को ऐच्छिक कहा जाता है जिसके करने में व्यक्ति अपने संकल्प से काम लेता है। नैतिकता और नीति शास्त्र के सभी मानदंड मनुष्य के केवल ऐच्छिक कर्मों पर ही लागू होते हैं। मनुष्य के अनैच्छिक कर्मों का विश्लेषण नीति शास्त्र का विषय नहीं है। उदाहरण के मनुष्य की आंतरिक और शारीरिक क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं होती है। अनैच्छिक क्रियाएं होती है और नीति शास्त्र इनके संबंध में कोई वाद विवाद अथवा मानदंड प्रस्तुत नहीं करता। इसके विपत्ति में किसी व्यक्ति की सहायता करना किसी व्यक्ति का ऐच्छिक कर्म है, क्योंकि यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसी व्यक्ति की सहायता करे या ना करे। इसलिए यह नीति शास्त्र का विषय है। और नीति शास्त्र इसके संबंध में मानदंड प्रस्तुत करता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए मनुष्य द्वारा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको है कि मनुष्य द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म या तो सही कहा जाता है या गलत। परंतु प्रश्न यह है कि किसी कर्म को सही या गलत कहने के लिए हमारे पास क्या नियम, मानक और तर्क है। नीति शास्त्र हमें इन नियमों और मानकों से अवगत कराता है, जिसके आधार पर हम किसी कर्म का विश्लेषण करके उसे सही या गलत कहते हैं। इसके अतिरिक्त किसी कर्म का विश्लेषण करते समय नीति शास्त्र केवल उपरोक्त तथ्यों को ही आधार नहीं बनाता, बल्कि यह उन तथ्यों की प्रासंगिकता पर विचार करता है जिन्हें हम बौद्धिक स्तर पर स्वीकार या नकार सकते हैं, और साथ ही इन तथ्यों के प्रभावों से उत्पन्न संभावित व्यवहारिक परिणामों तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए नीति शास्त्र का संबंध आपको आचरण के औचित और अनुचित से है। इसे परखने के कुछ नियम और मानदंड होते हैं, जिनका निर्धारण नीति शास्त्र के तहत ही होता है। अतः नीति शास्त्र का लक्ष्य जीवन के वास्तविक आदर्श आचरण के नियम तथा मानदंडों को स्थापित करना है। नीति शास्त्र के संबंध में कुछ परिचित परिभाषा आपको निम्नलिखित है। पहला यहाँ देखिए, विलियम लिली के अनुसार नीति शास्त्र उन मानकों की व्याख्या प्रस्तुत करता है जिनसे हम व्यक्ति के कर्मों के उचित अथवा अनुचित होने का निर्णय देते हैं। आपको विलियम लिली के अनुसार देखिए, नीति शास्त्र उन मानकों की व्याख्या प्रस्तुत करता है जिनसे हम व्यक्ति के कर्मों के उचित अथवा अनुचित होने का निर्णय देते हैं। मैकेंजी के अनुसार व्यवहार में जो कुछ सत्य अशुभ है उसी का अध्ययन नीति शास्त्र है। व्यवहार में जो कुछ सत्य अशुभ है उसी का अध्ययन नीति शास्त्र है। अब यहाँ पे देखिए क्या कि यहाँ पर आपको है क्या, नीति शास्त्र वो आदर्शमूलक और मानकीय विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य के ऐच्छिक और आचरण संबंधी कर्मों का विश्लेषण कर उनके संबंध उचित अनुचित अथवा शुभ अशुभ का मानदंड प्रस्तुत करता है। नीति शास्त्र वह आदर्शमूलक और मानकीय विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य के ऐच्छिक और आचरण संबंधी कर्मों का विश्लेषण कर उनके संबंध उचित अनुचित अथवा शुभ अशुभ मानदंड प्रस्तुत करता है। फिर आपको यहाँ पर है आगे,
देखिए नीति शास्त्र का क्षेत्र एवं स्वरूप यहाँ देखिए नीति शास्त्र का क्षेत्र एवं स्वरूप यहाँ पर देखिए नीति शास्त्र के क्षेत्र को 4 प्रमुख खंडों में विभक्त किया गया है। तो नीति शास्त्र के क्षेत्र को 4 प्रमुख खंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला आपको है मनोवैज्ञानिक, दूसरा सामाजिक, नैतिक और व्यवहारिक। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक और व्यवहारिक मतलब कुल 4 खंड। पहला मनोवैज्ञानिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा नैतिक और चौथा व्यवहारिक। नीति शास्त्र देखिए यहाँ पर नीति शास्त्र नैतिक चेतना का विज्ञान। नीति शास्त्र नैतिक चेतना का विज्ञान, इससे मानवीय वृत्तियों का अध्ययन नीति शास्त्र में आवश्यक हो जाता है। नीति शास्त्र को सामाजिक विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। नीति शास्त्र को सामाजिक विषयों का अभी अध्ययन करना पड़ता है। चरम आदर्श के स्वरूप को निर्धारित करने वाले और इसके लिए सुदृढ़ मानदंड प्रस्तुत इसके लिए यहाँ पर आपको फिर से देखते हैं इसको नीति शास्त्र का क्षेत्र एवं स्वरूप। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से इसको पढ़ रहे हैं। नीति शास्त्र के क्षेत्र को 4 प्रमुख खंडों में विभक्त किया जाता है। पहला आपको मनोवैज्ञानिक, दूसरा सामाजिक, पहला, दूसरा सामाजिक, तीसरा नैतिक और चौथा व्यवहारिक। नीति शास्त्र नैतिक चेतना का विज्ञान, इससे मानवीय वृत्तियों का अध्ययन नीति शास्त्र में आवश्यक हो जाता है। नीति शास्त्र को सामाजिक विषयों का अध्ययन भी करना पड़ता है। चरम आदर्श के स्वरूप को निर्धारित करने वाले और इसके लिए सुदृढ़ मानदंड प्रस्तुत करने वाले सभी सिद्धांत नीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नीति शास्त्र को नैतिक आदर्शों के व्यवहारिक रूप का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्य, दंड के सिद्धांत, नैतिक उत्कर्ष देखिए नैतिक उत्कर्ष एवं चरित्रोत्थान इसी व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए आपको व्यापक अर्थों में नीति शास्त्र को विज्ञान माना जाता है, क्योंकि इसमें श्रेष्ठ कर्तव्य या परमार्थ का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। नीति शास्त्र को समाज विज्ञान की एक शाखा भी माना जाता है। नीति शास्त्र यथार्थ मूलक विज्ञान नहीं है। यह यथार्थ का वर्णन न कर यथार्थ का मूल्यांकन करता है। इसलिए नीति शास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। नीति शास्त्र यहाँ देखिए नीति शास्त्र यथार्थवादी विज्ञान नहीं है। यह आदर्श आचरण का विज्ञान है। मनुष्य के आचरण किस आदर्श के अनुकूल होने चाहिए, इसका विवेचन नीति शास्त्र में पाया जाता है। अतः नीति शास्त्र को आदर्शवादी विज्ञान भी कहा जाता है। नीति शास्त्र को सैद्धांतिक विज्ञान भी माना जाता है, क्योंकि यह हमें आदर्श आचरण का ज्ञान देता है। क्रिया प्रधानता के आधार पर नीति शास्त्र को विज्ञान मानकर कला भी माना जाता है। क्रिया प्रधानता के आधार पर नीति शास्त्र को विज्ञान नाम मानकर कला भी माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर नीति शास्त्र की पद्धति यहाँ पर देखिए। अब आपको यहाँ पर नीति शास्त्र की पद्धति देखिए। नीति शास्त्र की पद्धति या प्रणाली का अर्थ है। नीति शास्त्र की पद्धति या प्रणाली का अर्थ वह प्रक्रिया, मार्ग, विधि या रीति है जिसके द्वारा नैतिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जिसके द्वारा नैतिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नैतिक ज्ञान का अर्थ देखिए। नैतिक ज्ञान का अर्थ नैतिक गुणों, मूल्यों और नियमों की ज्ञान है। सामान्यतः नीति शास्त्र की 2 प्रणालियां या विधियां हैं, अनपेक्षात्मक प्रणाली देखिए। अनपेक्षात्मक प्रणाली के समर्थक नीति के नियमों को अटल और सनातन मानते हैं तथा नैतिक मूल्यों को परिस्थिति और से परे मानते हैं। अपेक्षात्मक प्रणाली के समर्थक नैतिक नियमों को परिवर्तनशील मानते हैं। अपेक्षात्मक प्रणाली के समर्थक नैतिक नियमों को परिवर्तनशील मानते हैं। अनपेक्षात्मक पद्धति मूलतः निगमनात्मक डिडक्टिव है। आपको अनपेक्षात्मक पद्धति मूलतः निगमनात्मक है, जबकि अपेक्षात्मक पद्धति आपको आगमनात्मक
इंडक्टिव है। देखिए इंडक्टिव अनअपेक्षात्मक और अपेक्षात्मक प्रणाली से मूल्यों की क्रमशः निरपेक्षता और सापेक्षता प्रमाणित होती है। एक मत के अनुसार नीति शास्त्र की पद्धति के दो प्रकार माने जाते हैं। पहला मनोवैज्ञानिक एवं अमनोवैज्ञानिक। निर्धारित किया जाता है इसी इसे देखिए इसे आगमनात्मक विधि भी कहते हैं। इसे आगमनात्मक विधि भी कहते हैं। अमनोवैज्ञानिक हम देखिए अमनोवैज्ञानिक पद्धति में संबंध में विश्व के संबंध में किसी दृष्टि आदर्श से अलग से निर्धारित किया जाता है। निगमन देखिए नीति नैतिकता है। नीति शास्त्र का सार तत्व नीति शास्त्र का सार तत्व यही नीति शास्त्र का सार तत्व है। यहाँ देखिए नैतिकता देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का जन्म और उसका विकास समाज में ही होता है। मनुष्य की सार्थकता और महत्ता सामाजिक प्राणी होने कारण ही है। नैतिकता भी एक सामाजिक व्यवस्था है जो कि समाज में ही जन्म लेती है तथा समाज में ही पोषित होती है। समाज से पृथक स्वतंत्र इसी प्रकार हम किसी मनुष्य के आचरण के नैतिक या अनैतिक होने की कल्पना नहीं कर सकते। जो समाज से पूर्णतः पृथक जीवन व्यतीत कर रहा हो। इसका कारण यह है कि ऐसे व्यक्ति के कर्म ना तो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते और ना ही किसी अन्य व्यक्ति के कर्मों का उसके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि नैतिकता की सार्थकता अनिवार्यता मनुष्य के सामाजिक जीवन में ही निहित है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण ही नैतिकता का मूल लक्ष्य होता है। नैतिकता है। नैतिकता के अंतर्गत सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्मों तथा उनके मानदंडों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि शुभ मानवीय जीवन की स्थापना हो सके। अतः स्पष्ट है कि नैतिकता कुछ नियमों पर आधारित होती है तथा नैतिकता के स्वरूप को भली-भांति समझने के लिए इन नियमों तथा उनकी विशेषताओं को समझना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए क्या है नैतिकता वह सामाजिक व्यवस्था है जो कुछ नियमों, सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों द्वारा मानवीय आचरण का नियमन, मार्गदर्शन तथा मूल्यांकन करती है। सार्वजनिकता यहाँ देखिए सार्वजनिकता यहाँ पर देखिए प्रत्येक नैतिक नियम अनिवार्य रूप से सार्वजनीय होता है, अर्थात वह नियम समान परिस्थितियों में समान रूप से सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक नैतिक नियम वस्तुनिष्ठ होता है। उदाहरण के यदि मैं यह कहता हूँ कोई विशेष कर्म किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए तो इस नियम अनुसार इसका तात्पर्य यह है कि वह विशेष कर्म समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए, जिनमें मैं भी सम्मिलित हूँ। आर एम हेयर ने सार्वजनिकता को प्रत्येक नैतिक नियम के लिए अनिवार्य माना है। हेयर के अनुसार देखिए मतलब आर एम हेयर के अनुसार सार्वजनिकता का तत्व नैतिक शब्दों के अर्थ में ही निहित रहता है। सार्वजनिकता का तत्व नैतिक शब्दों के अर्थ में ही निहित रहता है। अब यहाँ देखिए दूसरा अब यहाँ देखिए जो समाज में रहने में असमर्थ है या जो उसकी आवश्यकता अनुभूत नहीं करता क्योंकि वह स्वयं पर्याप्त है, वो अवश्य या तो पशु होगा या देवता, ये अर्थुन का था। जो समाज में रहने में असमर्थ है या जो उसकी आवश्यकता अनुभूत नहीं करता क्योंकि वह स्वयं पर्याप्त है, वो अवश्य ही या तो पशु होगा या तो देवता होगा। जो समाज में रहने में असमर्थ है या जो उसकी आवश्यकता अनुभूत नहीं करता क्योंकि वह स्वयं पर्याप्त है, वो अवश्य या तो कोई पशु होगा या देवता। ऐसा बात ये आपको अरस्तु ने कहा था।
आपको आगे देखिए परामर्शात्मकता, यहाँ देखिए परामर्श परामर्शात्मकता परामर्शक तत्व, यहाँ पर परामर्शात्मकता, यहाँ देखिए तत्मकता तब तमकता परामर्शमकता, यहाँ देखिए परामर्शमकता, यहाँ देखिए प्रत्येक नैतिक नियमों में परामर्श का तत्व निहित रहता है, जो कि किसी व्यक्ति को कुछ करने या ना करने, जो करने या ना करने का परामर्श देकर उसके आचरण का मार्गदर्शन करता है। हेयत अनुसार देखिए, हेयत अनुसार परामर्शत्मकता तमकता परामर्शत्मकता का यह तत्व ही अनेक परामर्शत्मकता का यह तत्व ही नैतिक कथनों और शब्दों को तथ्यात्मक कथनों और शब्दों से अलग करता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, यह एक नैतिक कथन है। वह देखिए वह पुस्तक मेज पर है। यह एक तथ्यात्मक कथन है। दोनों कथनों से स्पष्ट है कि प्रथम प्रकार का कथन सच बोलने का परामर्श दे रहा है, जबकि दूसरे प्रकार का कथन पुस्तक की स्थिति को बता रहा है। अतः प्रथम प्रकार का कथन एक नैतिक कथन है, क्योंकि उसमें परामर्शात्मकता सच बोलना का तत्व विद्वान है, जबकि दूसरे कथन में इसका अभाव है। अब यहाँ पे आपको अपराध बोध है, यहाँ देखिए इसको अपराध बोध देखिए अपराध बोध की भावना अनिवार्य रूप से नैतिक नियमों के साथ संबंध रखती है। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति किसी नैतिक नियम में निष्ठा रखता है तथा वह उसका उल्लंघन करता है तो उसके मन में अपराध या पश्चाताप की भावना उत्पन्न होती है, और वह यह स्वीकार करता है कि उससे नैतिक नियमों के उल्लंघन अपराध बोध की भावना आत्म प्रेरित होती है। यह किसी बाह्य प्रलोभन अथवा दंड के कारण उत्पन्न नहीं होती। अपराध बोध की भावना ही नैतिक नियमों को कानूनों से पृथक करती है। अपराध बोध की भावना ही नैतिक नियमों को कानून से पृथक करती है, जिनका पालन वह दंड के भय के द्वारा बाध्य होकर करता है। अब हम देखिए कोई गलती ना करना मनुष्य के बूते की बात नहीं है, लेकिन अपनी त्रुटियों और गलतियों से समझदार व्यक्ति भविष्य के लिए बुद्धिमत्ता अवश्य सीख लेते हैं। ये बात प्लूटार्क ने कही थी। कोई गलती ना करना मनुष्य के बूते की बात नहीं है, लेकिन अपनी त्रुटियों और गलतियों से समझदार व्यक्ति भविष्य के लिए बुद्धिमत्ता अवश्य सीख लेते हैं। ये बात प्लूटार्क ने कही थी। अब यहाँ देखिए आपको आगे है समग्र दृष्टिकोण। यहाँ देखिए समग्र दृष्टिकोण देखिए नैतिकता मनुष्य को एक दृष्टिकोण प्रदान करती है। नैतिक नियमों का पालन करते हुए यदि किसी अन्य नियम के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो मनुष्य उन साधारण नियमों का परित्याग करके नैतिक नियमों का पालन करता है। इसके अतिरिक्त नैतिक नियमों का पालन करते हुए मनुष्य के व्यक्तिगत हितों के साथ भी यदि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो मनुष्य नैतिक नियमों के पालन के अपने व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों का परित्याग करने के लिए तैयार रहता है। आपको आगे देखिए सामाजिक हित देखिए नैतिकता अनिवार्य रूप से एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य समाज का हित होता है। इसके लिए नैतिकता यह मांग करती है व्यक्ति अपने निजी हित के स्थान पर समाज के कल्याण को अधिक महत्व दे। यह प्रार्थवादी दृष्टिकोण नैतिकता का आधार है, जिसे स्वीकार किए बिना व्यक्ति नैतिक नियमों का पालन नहीं कर सकता। यहाँ यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि नैतिकता स्वतः साध नहीं है बल्कि साधन है, क्योंकि नैतिकता का उद्देश्य अंततः व्यक्ति और समाज का कल्याण ही होता है। और कि भलाई करने के कोई भी दिन छुट्टी का नहीं है। यह बात अरस्तु ने कहा था कि भलाई करने के कोई भी दिन छुट्टी का नहीं है। अरस्तु ने कहा था कि भलाई करने के कोई भी दिन छुट्टी का नहीं है। आप आगे चलिए, आगे यहाँ पर क्या है कि नैतिक नियमों के प्रति मनुष्य का विशेष दृष्टिकोण ही उसे अन्य सभी प्रकार के नियमों से पृथक करता है। नैतिक नियमों के प्रति मनुष्य का विशेष दृष्टिकोण ही उसे अन्य सभी प्रकार के नियमों से पृथक करता है। आपको आगे यहाँ पर क्या नैतिकता संबंधी दृष्टिकोण देखिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज में ही उसका जन्म होता है, समाज में ही उसके व्यक्तित्व
तथा समाज में ही उसके व्यक्तित्व कर्तव्य जरूरतों आदि का निर्धारण होता है। मनुष्य की ही भांति नैतिकता भी अनिवार्य एक समाज व्यवस्था है। समाज के संदर्भ में ही नैतिकता संबंधी प्रश्नों और नियमों का महत्व है। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज से किसी प्रकार जुड़ा नहीं है, उसके संबंध में नैतिकता संबंधी कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है। नैतिकता के संबंध में मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोण पर विचार किया जाता है। पहला व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। देखिए, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य की ही नैतिकता का आधार है। पहला व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अनुसार देखिए मनुष्य ही नैतिकता का आधार है। इसके अनुसार यदि क नामक कोई व्यक्ति किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष कर्म को नैतिक कर्म मानता है तो वह कर्म नैतिक कर्म ही समझा जाएगा। यहाँ पर आपको है कि देखिए व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य ही नैतिकता का आधार है। इसके अनुसार देखिए यदि क नामक कोई व्यक्ति किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष कर्म को नैतिक कर्म मानता है तो वह कर्म नैतिक कर्म ही समझा जाएगा। किंतु इस दृष्टिकोण के साथ समस्या यह है कि इसे स्वीकार कर लेने पर नैतिकता संबंधी सार्वजनिकता के नियम का हनन होता है, क्योंकि यदि कोई विशेष कर्म किसी विशेष परिस्थिति में क के द्वारा नैतिक स्वीकार किया जाता है तथा किसी अन्य व्यक्ति ख के द्वारा नैतिक स्वीकार नहीं किया जाता है तो यह निर्धारित करना कठिन होगा कि अमुक कर्म को नैतिक स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। अब देखिए उदाहरण के लिए मान लीजिए क नामक कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में चोटिल हो जाता है। अतः यदि ख नामक कोई अन्य व्यक्ति क की सहायता करना अपना नैतिक कर्म समझता है तथा कोई ग नामक अन्य व्यक्ति क की सहायता करना अपना नैतिक कर्म नहीं समझता, तो इस परिस्थिति में यह निर्धारित करना असंभव होगा कि उपरोक्त परिस्थिति में क सही है अथवा ग सही है, क्योंकि क और ग दोनों उपरोक्त परिस्थिति में अपने अनुसार निर्णय लेते हैं तथा व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अनुसार ख और ग दोनों का निर्णय सही माना जाएगा। अब आगे आप देखिए वस्तुवादी दृष्टिकोण समझिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार नैतिकता व्यक्तिनिष्ठ नियमों और मानदंडों पर आधारित न होकर वस्तुनिष्ठ मानकों पर आधारित होती है। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के अनुसार नैतिकता किसी व्यक्ति मात्र पर आधारित नहीं होती, बल्कि नैतिकता के नियम वस्तुनिष्ठ होते हैं। अर्थात कोई भी नैतिक कर्म समान परिस्थितियों में समान रूप से सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। अर्थात यदि कोई कर्म किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति क द्वारा नैतिक कर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है तो वह कर्म समान परिस्थिति में सभी व्यक्तियों द्वारा नैतिक कर्म के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उदाहरण के लिए किसी दुर्घटना में चोटिल व्यक्ति की मदद करना किसी व्यक्ति क के लिए नैतिक कर्म है, तो वस्तुवादी दृष्टिकोण के अनुसार वह अन्य सभी व्यक्तियों के लिए एक नैतिक कर्म के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अब आगे यहाँ पर उपयोगितावादी दृष्टिकोण देखिए। उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार किसी कर्म के संदर्भ में उसकी नैतिकता का आधार उसकी उपयोगिता है। इसके अनुसार यदि कोई कर्म किसी परिस्थिति में उपयोगी है तो उसे नैतिक रूप से अच्छा कर्म कहा जाएगा, और यदि उपयोगी नहीं है तो उसे नैतिक रूप से अच्छा कर्म नहीं कहा जाएगा। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी दी गई परिस्थिति में किसी कर्म को नैतिक कर्म के रूप में स्वीकार करने का एकमात्र विकल्प अथवा कारण उसकी उपयोगिता या उसका परिणाम है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि जो कर्म किसी विशेष परिस्थिति में जितना अधिक उपयोगी परिणाम देगा वह कर्म उतना ही नैतिक कहा जाएगा। उपयोगितावादी दृष्टिकोण किसी कर्म के संदर्भ में अधिकतम लोगों के अधिकतम हित को महत्व देता है। उदाहरण के
कर्म को देखिए, कर्म को करने से अ, ब और स्व के हित में परिणाम आएंगे, तथा कर्म को करने से अ, ब, स्व और द के हित में परिणाम आएंगे। तो इस स्थिति में क कर्म की तुलना में अधिक नैतिक कर्म कहा जाएगा। नैतिकता संबंधी उपयोगितावादी दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर समस्या यह है कि यह दृष्टिकोण नैतिकता को परिणाम सापेक्ष बना देता है, जबकि कांट तथा अन्य कुछ नीति शास्त्रियों ने नैतिकता को पूर्णतः परिणाम निरपेक्ष के रूप में स्वीकार किया है। कांट ने परिणाम सापेक्ष कर्मों को नैतिक कर्मों के रूप में स्वीकार नहीं किया। कांट के अनुसार नैतिकता आत्म प्रेरित और परिणाम निरपेक्ष होती है। कांट के अनुसार नैतिकता आत्म प्रेरित और परिणाम निरपेक्ष होती है। अब ये देखिए, भगवान ये अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हो, वह तो केवल इतना ही चाहते कि हम प्रयास करें। मदर टेरेसा ने कहा था कि भगवान ये अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हो, वे तो केवल इतना ही चाहते कि हम प्रयास करें। मदर टेरेसा ने कहा था कि भगवान ये अपेक्षा नहीं करता कि हम सफल हों, वह तो केवल इतना ही चाहता है कि हम प्रयास करें। फिर आपको आगे यहाँ की तरफ उदाहरण इसका दिया गया है। देखिए, 19वीं शताब्दी में जेरेमी बेंथम 19वीं शताब्दी में जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। इस दृष्टिकोण के अनुसार किन्हीं विशेष परिस्थिति में किन्हीं दो कर्मों में से वह कर्म अधिक नीतिपरक होगा जो आर्थिक उपयोगी मिल ने उपयोगितावाद दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। इस दृष्टिकोण के अनुसार किन्हीं विशेष परिस्थिति में किन्हीं दो कर्मों में से वह कर्म अधिक नीतिपरक होगा जो अधिक उपयोगी परिणाम उत्पन्न करे, जो अधिक उपयोगी परिणाम उत्पन्न करे। अब आपको आगे यहाँ पर देखिए, नैतिकता के विभिन्न आयाम। मनुष्य के जीवन में किए गए उसके प्रत्येक कर्म को या तो नैतिक कहा जा सकता है या नहीं, किंतु ऐसे निर्धारण का हमारे पास क्या आधार है? वे कौन से नियम हैं जिनके आधार पर हम किसी कर्म को नैतिक कर्म के रूप में स्वीकारने का विश्लेषण करते हैं? इसके अतिरिक्त क्या कुछ ऐसे सार्वभौमिक नियम हैं जो नैतिकता के प्रत्येक क्षेत्र अथवा प्रत्येक दृष्टिकोण पर लागू होते हैं? इसके लिए हम नैतिकता के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करेंगे। अब यहाँ देखिए, आपको नियमात्मक नीति शास्त्र यहाँ देखिए, पहले आपको यहाँ देखिए नियमात्मक नीति शास्त्र यहाँ पर देखिए। नैतिक निर्णय की विषय वस्तु के संबंध में क्या सही है क्या गलत है, इसके संदर्भ में कुछ नैतिक नियमों की स्थापना करना नियमात्मक नीति शास्त्र नॉर्मेटिव एथिक्स का विषय क्षेत्र है। व्यक्ति व्यवहार देखिए, व्यक्ति व्यवहार के आधार पर सही और गलत का निर्धारण करता है। व्यक्ति व्यवहार के आधार पर सही और गलत का निर्धारण करता है। नियमात्मक नीति शास्त्र मनुष्य के किसी भी कार्य की सत्यता और असत्यता के मानकों की स्थापना करता है। इन्हीं मानकों की कसौटी पर जांच कर हम किसी कार्य को नैतिक रूप से सही या गलत कहते हैं। इस प्रकार नीति शास्त्र के बहुत से सिद्धांत जैसे सुखवाद, पूर्णतावाद, अंतप्रज्ञावाद, उपयोगितावाद, गीता में वर्णित निष्काम कर्म, जैन धर्म का पंचम महाव्रत सिद्धांत, गांधी जी का सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा का सिद्धांत, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत आदि सभी नियमात्मक या मानकीय नीति शास्त्र उदाहरण है। अब ये देखिए, नियमात्मक नीति शास्त्र मनुष्य के कुछ नियमों एवं सिद्धांत नियमात्मक नीति शास्त्र मनुष्य को कुछ नियम एवं सिद्धांत बताता है जिनके द्वारा मनुष्य निर्धारित करता है कि उसके द्वारा किए गए कौन से कर्म नैतिक है और कौन से कर्म नहीं। देखिए, नियमात्मक नीति शास्त्र को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला आपके यहाँ पर परिणामवादी नीति शास्त्र, दूसरा आपका परिणाम निरपेक्ष या कर्तव्यवादी नीति शास्त्र आप यहाँ पर है। आप ये देखिए, परिणामवादी नीति शास्त्र प्रत्येक कर्म की कसौटी के रूप में उस कर्म के द्वारा उत्पन्न उचित या अनुचित, अच्छे या बुरे परिणाम को मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कर्म अपने मूल रूप में अच्छा या बुरा अथवा अनैतिक नहीं होता, बल्कि उस कर्म के द्वारा उत्पन्न परिणाम ही उसे नैतिक या अनैतिक बनाते हैं। उपयोगितावाद, पूर्णवाद, सुखवाद, स्वार्थवाद, ये सभी परिणामवादी नीति शास्त्र के ही उदाहरण है।
अब कांट जैसे प्रमुख पाश्चात्य नीति शास्त्रियों ने भी नैतिकता को पूर्णतः आत्मप्रेरित और परिणाम निरपेक्ष स्वीकार किया है। गीता का निष्काम कर्मवाद, कांट का बुद्धिवाद और अंत प्रज्ञावाद, ये सभी कर्तव्यवाद के उदाहरण हैं। दूसरे वर्ग में मतलब ये इसमें आपको परिणाम निरपेक्ष परिणाम दूसरे वर्ग में आपको परिणाम निरपेक्ष या कर्तव्यवादी नीति शास्त्र के अंतर्गत में दूसरे वर्ग में वे कर्म आते हैं जिनके नैतिक या अनैतिक होने का निर्धारण उनके द्वारा उत्पन्न परिणामों से नहीं होता। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कर्म जो कर्तव्य की भावना से किया जाता है, चाहे उससे कोई परिणाम भी उत्पन्न हो, चाहे उससे कोई भी परिणाम उत्पन्न हो, उसे नैतिक कर्म ही कहा जाएगा। अब कि मानव के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, ये लॉक ने कहा था। लॉक ने कहा था कि मानव के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। अब आपको आगे देखिए, आपको व्यावहारिक नीति शास्त्र देखिए, नैतिकता की शाखा देखिए, आपको आपके व्यावहारिक नीति शास्त्र में देखिए, नैतिकता की शाखा का आधार प्रायोगिक है। इसके अंतर्गत रोजमर्रा के जीवन में घटने वाली घटनाओं के आधार पर नैतिकता को निर्धारित किया जाता है। व्यावहारिक नीति शास्त्र अप्लाइड एथिक्स से मनुष्य के दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में नैतिकता का निर्धारण करता है। मनुष्य के जीवन से जुड़ी बहुत सी समस्याओं और बहुत से प्रश्नों जैसे गर्भपात, DNA, फिंगरप्रिंटिंग, क्लोनिंग, समान लिंग विवाह, किराए की कौक, दया, मृत्यु आदि के संबंध व्यावहारिक नीति शास्त्र नैतिकता संबंधी तर्क वितर्क प्रस्तुत करता है। निर्णयों संबंधी नैतिकता, डिसीजन एथिक्स, व्यावसायिक मुद्दे संबंधी नैतिकता, प्रोफेशनल एथिक्स है। नैदानिक विषयों संबंधी नैतिकता, क्लिनिकल एथिक्स, जैविक विषयों संबंधी नैतिकता, बायो एथिक्स, सामाजिक नैतिकता, सोशल एथिक्स, यौन अथवा लैंगिक विषयों संबंधी नैतिकता, सेक्सुअल एथिक्स, ये सभी व्यावहारिक नीति शास्त्र के ही विषय है। मानव तभी तक, देखिए आपको एक कोटेशन है, मानव तभी तक श्रेष्ठ है जब तक उसे मनुष्य का दर्जा प्राप्त है और बतौर पशु मानव किसी पशु से अधिक हीन है। देखिए, मानव तभी तक श्रेष्ठ है जब तक उसे मनुष्यत्व का दर्जा प्राप्त है। बतौर पशु मानव किसी पशु से अधिक हीन है। ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही थी। अब आपको आगे यहाँ चलते देखिए, तत्व नीति शास्त्र यहाँ पे चलते देखिए, तत्व नीति शास्त्र में देखिए, तत्व नीति शास्त्र मेटा एथिक्स से मुख्य रूप से विश्लेषणात्मक दर्शन की एक व्याख्या है जो विभिन्न नीति शास्त्र सिद्धांतों की उत्पत्ति और उनके तात्पर्य, प्रमुख नैतिक गुणों, मूल्यों और उनके अर्थों की स्थिति और आधार को समझने का प्रयास करती है। व्यावहारिक नीति शास्त्र जहाँ एक और इस प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है, क्या सत्य की ओर ध्यान करता है कि नैतिकता अपने आप में क्या है। देखिए, इसे हम एक और उदाहरण समझ सकते हैं कि मान लीजिए मृत्युदंड उचित है या नहीं। इस प्रश्न से संबंधित बिंदुओं की चर्चा करनी हो तो व्यावहारिक नीति शास्त्र और नियामक नीति शास्त्र एक इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए मृत्युदंड उचित है या नहीं। इस प्रश्न से संबंधित बिंदु व्यावहारिक नीति शास्त्र और नियामक नीति शास्त्र लेकिन कारणों के आधार पर हम मृत्युदंड उचित या अनुचित कहते हैं। वह मृत्युदंड संबंधी उचित या अनुचित बिंदुओं की व्याख्या नहीं करता। अब देखिए, नैतिकता की विशेषता देखिए, नैतिकता की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला हम देखिए, नैतिकता एक आंतरिक पक्ष है। नैतिकता एक आंतरिक पक्ष। हम देखिए, नैतिकता एक आंतरिक पक्ष है जिसका पालन व्यक्ति स्वेच्छा से किया जाता है। मतलब जिसका पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करता है।
नैतिकता का संबंध व्यक्ति के विवेक से है। नैतिकता का संबंध व्यक्ति के विवेक से है। नैतिकता नैतिकता अंतरात्मा की आवाज़ होती है। नैतिकता अंतरात्मा की आवाज़ होती है। नैतिक मूल्यों पर सभी लोग विश्वास करते हैं। नैतिक मूल्यों पर सभी लोग विश्वास करते हैं। नैतिकता नैतिकता तर्क और विवेक पर आधारित होते हैं। नैतिकता तर्क और विवेक पर आधारित होती है। नैतिकता समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। नैतिकता समय एवं परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तित हो सकती है। नैतिकता का संबंध इहलोक से होता है। नैतिकता का संबंध आपको इहलोक से होता है। अब यहाँ देखिए नैतिकता संबंधी अपवाद देखिए यहाँ पर भारत अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता, रीति रिवाज और प्रथाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही यहाँ सती प्रथा आपको सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इस प्रथा और इससे संबंधित नैतिक दृष्टिकोण को हम निम्न प्रकार समझने का प्रयास करते हैं कि रुक्मणी किसी राज्य में कार्यरत एक सैनिक की पत्नी, जो कि राज्य की ओर से विजय अभियान में गया है। प्रतिदिन गुप्तचरों द्वारा प्राप्त सूचना, जिसमें अभियान में गए सभी सैनिकों को जीवित या मृत स्थिति का विवरण प्राप्त होता है। जिसमें अभियान में गए सभी सैनिकों को जीवित या मृत स्थिति का विवरण प्राप्त होता है। से आशंकित रहती है, क्योंकि उसका जीवन अप्रत्यक्ष रूप से इसी सूचना से जुड़ा हुआ है कि उसका पति जीवित है अथवा मृत। एक दिन उसे सूचना मिलती है कि विजय अभियान में शामिल उसका एक दिन उसे सूचना मिलती है कि विजय अभियान में शामिल उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। क्योंकि तत्कालीन समाज में सती प्रथा प्रचलन में थी, अतः रुक्मणी को अब अपने मृत पति के साथ सती होने का सामाजिक दबाव है। किंतु रुक्मणी इस प्रथा का विरोध करना चाहती है। उसकी इस निर्णय और तत्कालीन सामाजिक प्रथाओं के संदर्भ में अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। देखिए नैतिकता संबंधी उपयोगितावाद सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित ही नैतिकता का एकमात्र मानदंड है। चूँकि समाज में प्रचलित सती प्रथा समाज के अधिकांशतः व्यक्तियों का सामूहिक निर्णय है, इसलिए रुक्मणी का सती हो जाना एक नैतिक निर्णय होगा, क्योंकि इससे समाज के अधिकांश व्यक्तियों के निर्णय की पूर्ति होती है। नैतिकता संबंधी वस्तुवादी दृष्टिकोण के अनुसार यदि कोई निर्णय ऐसा है जिसे समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों पर लागू किया जा सके, तो वह निर्णय नैतिक रूप से सही निर्णय होगा। सती प्रथा के संबंध में स्पष्ट होना चाहिए कि तत्कालीन समाज में सती प्रथा को समान स्थिति पति की मृत्यु में सभी स्त्रियों पर लागू किया जा सकता था। अतः इस दृष्टिकोण के अनुसार भी रुक्मणी का सती प्रथा के दायित्व को पूर्ण करते हुए अपने मृत पति के साथ सती हो जाना एक नैतिक निर्णय होगा। उपरोक्त दोनों सिद्धांतों को मानने पर समस्या यह है कि ये दोनों सिद्धांत नैतिकता संबंधी व्यक्तिवाद दृष्टिकोण कांट के नैतिकता संबंधी मनुष्यता को साध मानने संबंधी नियम तथा गांधी जी के साधन साध पवित्रता का नियम की अवहेलना करते हैं। व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार यदि किसी परिस्थिति में स्वयं व्यक्ति द्वारा लिखा गया निर्णय ही नैतिक निर्णय होता है, यह सिद्धांत नैतिक निर्णय को वस्तुनिष्ठ न मानकर आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ मानता है। अतः चूंकि रुक्मणी इस परिस्थिति में सती नहीं होना चाहती, अतः इस परिस्थिति में उसके द्वारा लिया गया यह निर्णय नैतिक रूप से सही माना जाएगा। कांट के मुताबिक कांट के मनुष्यता को साध मानने का नियम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में पाई जाने वाली मनुष्यता स्वयं में साध होती है। कांट के अनुसार इस प्रकार कार्य करो कि तुम में निहित मनुष्यता स्वयं में साध बनी रहे। इस प्रकार कार्य करो कि तुम में निहित मनुष्यता स्वयं में साध बनी रहे तथा किसी अन्य के हितों का साधन मात्र न बन पाए। किसी अन्य के हितों का साधन मात्र न बन पाए। रुक्मणी समाज द्वारा निर्धारित सती प्रथा को मानने के लिए विवश की जाती है, जिससे उसमें निहित मनुष्यता को साध मानने जिससे उसमें निहित मनुष्यता को साध मानने के नियम का उल्लंघन होता है। क्योंकि इन परिस्थितियों में सती प्रथा के पालन हेतु रुक्मणी को एक साधन मात्र मान लिया गया है, जो कि नैतिक दृष्टि से संगत नहीं कहा जा सकता।
गांधी जी ने अपने देखिए गांधी जी ने अपने साधन प्रयुक्ता नियम में आपको साधनों को साध के समान पवित्र रूप में स्वीकार किया है। गांधी जी के अनुसार अशुभ साधनों से शुभ साधनों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अशुभ साधनों से शुभ साध्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती, अथवा अथवा यदि अशुभ साधनों से शुभ साध्य की प्राप्ति हो भी जाए तो वह अस्थायी नहीं होती है। यहाँ रुक्मणी को सामाजिक प्रथा के पालन का साधन मान लिया गया है, जिससे एक अशुभ साध्य सती प्रथा के रूप में सामाजिक रूढ़ि को साधने पर बल दिया गया। अतः यहाँ साधन साध पवित्रता का नियम हनन हुआ है। अब इस विश्लेषण के द्वारा यह स्पष्ट है कि यद्यपि नैतिकता एक सामाजिक व्यवस्था है, तथापि उसके कुछ अपवाद पाए जाते हैं। उपरोक्त उदाहरण में यह स्पष्ट है कि यद्यपि सती प्रथा समाज के ही व्यक्तियों द्वारा एक व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त बहुत से मनुष्यों और बुद्धिजीवियों द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था, किंतु फिर भी सती प्रथा नैतिकता के विरुद्ध है। अतः यह जरूरी नहीं है कि समाज और निमित्त या निर्धारित प्रत्येक व्यवस्था नैतिक मानदंडों के अनुरूप हो। फिर आपको आगे यहाँ पर अध्याय नंबर 2 जो है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसमें आपको अध्याय नंबर 2 में आपको है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।